हेलो दोस्तों, एसएससी एमटीएस की भर्ती आ गई है और इस बार के भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो चलिए देख लीजिए क्या कुछ बदलाव हुआ है। कुल सीटों की संख्या कितनी है इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा और इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। इस बार जो पोस्ट जोड़ा गया है, दो तरह का पोस्ट जोड़ा गया। एक है एमटीएस। एमटीएस का तो पहले से ही पोस्ट रहता था, पिछली बार भी जब भी भर्ती दिया जाता था तो एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का पोस्ट रहता था। और एक नया पोस्ट जोड़ा गया हवलदार का, सीबीआईसी एंड सीबीएन। सीबीआईसी यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम है, कस्टम डिपार्टमेंट, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। तो दो डिपार्टमेंट से यहाँ पर हवलदार का भी पोस्ट जोड़ा गया और ये इसका भी सीट अलग से है। तो आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस में कौन सा पोस्ट पहले रखना है इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और हवलदार का जो पोस्ट है इसके लिए फिजिकल हाइट का क्या कुछ कंडीशन है, चलिए अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए। और इसमें सैलरी कितना क्या मिलेगा इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट है। फॉर्म भरने का जो डेट है 22 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक, यानी यहाँ पर 1 महीने 10 दिन टाइम दिया गया आपको फॉर्म भरने के लिए। तो लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। लास्ट समय में वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं करता है। और पेमेंट करने का जो डेट है, ऑनलाइन पेमेंट आप 2 मई तक कर सकते हैं, चलान के माध्यम से, बैंक के माध्यम से 3 मई तक। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, फॉर्म में अगर किसी प्रकार का मिस्टेक हो जाता है 5 मई से लेकर 9 मई तक आप फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं। और इसके लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा आगे बताएंगे आप लोगों को। और एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, तो जुलाई के फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम शुरू होगा। यहाँ पर देखिएगा CBT 1 एग्ज़ाम तो ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होगा। जुलाई 2022 अभी डेट नहीं है, तो जुलाई के फर्स्ट वीक से शुरू होगा। आपके पास यहाँ पर सीमित समय, लगभग 4 महीने समय है, तो अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए और इस बार आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि सीटों की संख्या बहुत अधिक है पिछली बार के कंपेयर में। अगर सीट अधिक रहेगा तो कट ऑफ कम जाएगा, अधिक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। इसके बाद पेपर सेकेंड डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम भी होता है, ये क्या है आगे आप लोगों को बताएंगे। और जब पेपर CBT 1 पेपर फर्स्ट होता है, इसके बाद कुछ दिनों में रिजल्ट दिया जाता है, इसके बाद डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम लिया जाता है। तो इसी के बारे में कि बाद में आपको सूचित किया जाएगा। और पोस्ट के बारे में देखिएगा तो मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल का पोस्ट है, लेवल 1 के अंतर्गत है। यह जो जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो बिल्कुल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आरक्षण का लाभ आपको केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा पोस्ट है हवलदार का पोस्ट है, यह भी लेवल 1 का ही पोस्ट है, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। और डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पर देखिएगा तो एक कस्टम डिपार्टमेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम CBIC का है। और दूसरा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत है और अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से डिपार्टमेंट का पोस्ट है। एक MTS का है, तो भारत सरकार के अंतर्गत जितने भी विभाग है, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या और जो भी CBI, सभी डिपार्टमेंट में MTS का पोस्ट का भर्ती यहाँ पर दिया जाता है। तो ये तो पहले से ही दिया जा रहा है, इस बार एक हवलदार का भी पोस्ट नया जोड़ा गया और इसके लिए फिजिकल का भी कंडीशन रखा गया है। तो आगे फिजिकल के बारे में आप लोगों को बताएंगे। और 2 डिपार्टमेंट से हवलदार का पोस्ट दिया गया, एक है कस्टम डिपार्टमेंट और दूसरा है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर वैकेंसी के बारे में देख लीजिए। तो जब भी SSC की वैकेंसी दी जाती है, चाहे CHSL हो या CGL हो, MTS का हो, जब नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो उसमें पोस्ट के बारे में नहीं बताया जाता, पोस्ट के बारे में बाद में बताया जाता है। क्योंकि अभी सभी विभाग से वैकेंसी का डिटेल्स नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर विज्ञापन समय पर पब्लिश कर दिया जाता है, तब तक फॉर्म भरवाया जाता है, एग्ज़ाम लिया जाता है और पेपर फर्स्ट का रिजल्ट आएगा उससे पहले, कुछ दिन पहले टोटल वैकेंसी डिक्लेयर किया जाता है। तो यहाँ पर MTS का देखिएगा तो विल भी यहाँ पर बाद में इसे सूचित किया जाएगा। और हवलदार का टोटल पोस्ट देखिएगा तो 3603 है, तो यहाँ पर 3603। और MTS का भी पिछली बार का आप देखिएगा तो 2018 में 2019 में अच्छा खासा पोस्ट रहता था, लगभग 7 से 8 हज़ार। तो इस बार भी 7 से 8 हज़ार रहने का अनुमान है। और ये 7 से 8 हज़ार अगर रहता है और 3603 यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया, तो यानी 10 से 11 हज़ार के लगभग इस बार पोस्ट रहने वाला है। तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए और जितना अधिक सीट रहेगा उसी अकॉर्डिंग कट ऑफ भी जाता है, तो कट ऑफ कम जाएगा और अधिक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। तो इस बार आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ पर हवलदार का जो पोस्ट है, इस हवलदार पोस्ट के लिए फिजिकल टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, हाइट भी बहुत ही कम मांगा गया है। आगे बताएंगे आप लोगों को इसके बारे में। और रिजर्वेशन का लाभ, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। OBC से आते हैं तो OBC, EWS, SC ST जिस भी कैटेगरी से आते हैं यहाँ पर आरक्षण का लाभ आप ले सकते हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर है, कैटेगरी देख सकते हैं अपना दिव्यांग का। और यहाँ पर देख लीजिए, और मेन चीज़ यहाँ पर राष्ट्रीयता, तो अगर आप भारत के नागरिक हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और भी यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया गया है। अब एज के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। एज जो काउंट किया जा रहा है 1 जनवरी 2022 से,
1 जनवरी 2022 से काउंट किया जा रहा है और आपका न्यूनतम एज जो होना चाहिए 1 जनवरी 2022 तक 18 होना चाहिए। अधिकतम की बात करें तो यहाँ पर 18 से 25 और 18 से 27 एमटीएस में 2 तरह का भर्ती दिया हुआ रहता है। 18 से 25 एज ईयर में अधिक वैकेंसी रहता है और 18 से 27 एज ईयर कैटेगरी में कम वैकेंसी रहता है। तो अगर आपका अधिकतम उम्र 27 साल तक और जनरल कैटेगरी से आते हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओबीसी में आपको 3 साल का छूट मिल जाएगा यानी 30 साल तक हो गया। SC ST से आते हैं तो 5 साल का छूट यानी 32 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते। तो यहाँ से एज को लेकर क्लियर हो गया। 1 जनवरी 2022 तक न्यूनतम 18 होना चाहिए और अधिकतम में आप जनरल कैटेगरी EWS से आते हैं तो उम्र में कोई छूट नहीं है 27 साल। ओबीसी में 3 साल का छूट यानी 30 साल तक फॉर्म भर पाइएगा। SC ST से आते हैं तो 32 साल। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए एज के बारे में। तो पहला यहाँ पर 18 से 25 का कंडीशन और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ के बारे में देख सकते हो और छूट भी आप ले सकते हैं। दूसरा 18 से 27 है तो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 1 जनवरी 2004 से 2004 के बाद नहीं होना चाहिए, इससे पहले 2003 2002 ये सब होना चाहिए। और अधिकतम का यहाँ से आपको समझ में आ ही गया। अब चलिए यहाँ पर छूट के बारे में भी दिया हुआ है। तो SC ST में 5 साल मिलता है, OBC में 3 साल मिलता है, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 साल है। इसी के बारे में यहाँ पर है, अलग अलग आप देख सकते हैं। एक सर्विसमैन का भी उम्र में छूट दिया जाता है। और मेन चीज़ें देख लीजिए जो आपके लिए ज़रूरी है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिएगा सर्टिफिकेट के बारे में है। तो सर्टिफिकेट जो होना चाहिए जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए और अभी आपको बना लेना है। जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो उस समय OBC का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अब यहाँ पर और देखिएगा कुछ यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे स्क्राइब के बारे में है। तो जिस कैंडिडेट को देखने में प्रॉब्लम होता है आप अपने साथ स्क्राइब ले जा सकते हैं जिससे आपका क्वेश्चन मार्क जो भी है टिक आउट कर दे। इसके लिए इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है और चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए। स्क्रैब को यहाँ पर 1 घंटा में 20 मिनट का अधिक समय दिया जाएगा, इसी के बारे में दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स देख लीजिए। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो मांगा जा रहा है 30 अप्रैल 2022 से मांगा जा रहा है, यानी 30 अप्रैल 2022 तक 10th पास होना चाहिए। यानी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपके पास 10th का डिग्री होना चाहिए और साथ में न्यूनतम एज 18 साल भी होना चाहिए। ये 2 कंडीशन है तो बिल्कुल आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो और तीसरा कोई कंडीशन नहीं मांगा जा रहा है। तो इसी के बारे में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक लेवल की कोई भी डिग्री है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर दिया हुआ जैसे डिस्टेंस मोड से डिग्री है या फिर 10th लेवल की कोई भी डिग्री है, इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब अप्लाई कैसे करना है, SSC का ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और राइट साइड में आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप पहले से कोई भी फॉर्म फिलअप किए चाहे SSC GD हो गया, CHSL CGL, तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। जो पहले का रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है उसी से लॉगिन करना है। अगर आप पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के समय बेसिक डिटेल्स जैसे नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, 10th का रोल नंबर, आधार कार्ड, ये सब आपको बेसिक डिटेल्स देना पड़ेगा। फिर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, फिर उसी से लॉगिन करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फ़ोटो के बारे में देख लीजिए। तो फोटो पे जो है इस बार डेट नहीं मांगा जा रहा है, पिछली बार से ही नहीं मांगा जा रहा है। तो डेट का इस बार कोई कंडीशन यहाँ पर देखिएगा तो 3 महीने से अधिक पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, 20 से 50 KB के बीच में साइज होना चाहिए। इस बार डेट का कोई कंडीशन नहीं, यानी अगर आप फोटो पर डेट नहीं भी देते हैं तो बिल्कुल चल जाएगा। बस यहाँ पर फोटो जो आपका 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, हाल ही का खिंचा हुआ होना चाहिए और बिल्कुल फ़ोटो सही तरीके से आप अपलोड कीजिएगा जिसमें आपका चेहरा सही तरीके से दिखे, फ़ोटो ब्लर्ड ना हो और बैकग्राउंड सही तरीके का फ़ोटो को, आगे फ़ोटो का फॉर्मेट दिया गया देख लीजिएगा, उसी अकॉर्डिंग फ़ोटो होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का फ़ोटो सही तरीके से अपलोड नहीं कीजिएगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और फॉर्म भरते समय बिल्कुल आप सही तरीके से फॉर्म फिलअप कीजिए। अगर इंटरनेट कनेक्शन अन्य कारणों से डिस्कनेक्ट होता है और लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना है, लास्ट समय वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं करता। फी कितना देना है, SSC का जो भी फॉर्म निकाला जाता है मात्र 100 रुपये पेमेंट रहता है। ये जो पेमेंट है जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं, OBC से आते हैं, EWS से आते हैं और मेल है तो आपको 100 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं और फीमेल है तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है वुमेन कैंडिडेट के लिए। SC ST से आते हैं और दिव्यांग अभ्यर्थी एक्स सर्विसमैन के लिए कोई पेमेंट नहीं है। पेमेंट के बारे में यहाँ से क्लियर हो गया। पेमेंट आप ऑनलाइन या फिर बैंक चलान के माध्यम से किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है फॉर्म में अगर किसी प्रकार का मिस्टेक हो जाता है तो अब SSC की ओर से करेक्शन का भी सुविधा दिया जाता है। तो 5 दिन का है, 5 मई से लेकर 9 मई तक। अब इसके लिए आपको करेक्शन के लिए पेमेंट भी करना पड़ेगा। पहली बार अगर आप करेक्शन करते हैं तो 200 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा और फिर से मिस्टेक हो गया है
दूसरी बार अगर आपको करना पड़ रहा है सुधार तो 500 रुपये का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम के लिए 200 रुपये है और सेकेंड टाइम के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 रुपये का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। अब और चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप अपनी पसंद के अनुसार भारत में कहीं भी सेंटर चूज कर सकते हैं। अब जिस रीजन में आप सेंटर चूज कीजिएगा उसी रीजन में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा और साथ में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए। अगर आप बिहार उत्तर प्रदेश से आते हैं और बिहार उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं, सेंट्रल रीजन सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप दिल्ली में रहकर तैयारी करते हैं तो आप नॉर्थ रीजन भी यानी न्यू दिल्ली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके पसंद के अकॉर्डिंग है। बस यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए आपको उसी रीजन में जाना पड़ेगा। तो बिहार में 4 सेंटर है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया। आप अपने पसंद के अनुसार कोई 3 सेंटर आप चूज कर सकते हो और आपके पसंद के अनुसार यहाँ पर एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। अगर बहुत अधिक कैंडिडेट रहता है तो उसी कंडीशन में दूसरे शहर में आपको एग्जाम के लिए भेज दिया जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया और देख सकते हैं कि आप सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में सेंटर बनाया गया, इसी के बारे में यहाँ पर है। और आपके नज़दीक में ही हो सकता है कि आपके ज़िला में सेंटर ना हो लेकिन आपके राज्य में ज़रूर होगा, तो आप अपने नज़दीकी शहर का सेंटर चूज कर सकते हैं। अब आगे चीज़ देख लीजिए यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, चाहे हवलदार पोस्ट के लिए या फिर MTS पोस्ट के लिए, सभी कैंडिडेट का सबसे पहले पेपर फर्स्ट यानी ऑनलाइन CBT एग्जाम होगा। इस एग्जाम में आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। लगभग आप 70 से 75 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपका पेपर फर्स्ट में रिजल्ट हो जाएगा। अब जो भी कैंडिडेट पेपर फर्स्ट पास किए हैं, अब हवलदार पोस्ट वाले कैंडिडेट का फिजिकल होगा, साथ में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। और जो MTS कैंडिडेट है उसका फिजिकल नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर पेपर फर्स्ट पास करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर पेपर सेकंड यानी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। हवलदार वाले कैंडिडेट के लिए सिर्फ है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, आगे इसके बारे में बताया गया है। और पेपर सेकंड होगा, पेपर सेकंड में इस बार बदलाव कर दिया गया, ये 50 अंक का रहेगा जिसमें से आपको ऐसे लेटर लिखना पड़ेगा और 50 में से यहाँ पर मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ ये क्वालिफाई है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 20 नंबर चाहिए, अगर आप OBC या फिर SC ST से आते हैं 17.5 नंबर कम से कम आना चाहिए 50 में से। ये सिर्फ क्वालिफाई है, इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। मेरिट जो आपका बनेगा पेपर फर्स्ट में जो 100 क्वेश्चन पूछा गया था इसी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग, और नॉर्मलाइजेशन में 5 से 7 नंबर बढ़ता भी है, तो लगभग 75 क्वेश्चन आप सही बना लीजिएगा, 75 से 78, तो फाइनली रूप से आपका किसी न किसी राज्य में सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो इसी के बारे में यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला यहाँ पर जनरल इंग्लिश है, तो जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन है 25 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का है, तो 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा इंग्लिश से 25 मार्क्स का। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो रीजनिंग से 25 क्वेश्चन है 25 मार्क्स। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ हो गया, मैथ से 25 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस GK हो गया 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इसके लिए आपको समय 1.5 घंटा 90 मिनट का दिया जाएगा। तो MTS एग्जाम में समय अच्छा खासा रहता है, समय के कारण से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, लगभग 1.5 घंटे का समय है। और इसमें मैथ में जो है एडवांस मैथ यानी त्रिकोणमिति ज्यामिति नहीं पूछा जाएगा, मैथ अरिथमेटिक अंकगणित ही पूछा जाता है। रीजनिंग में भी नॉर्मली क्वेश्चन रहता है और सबसे आपको आसान क्वेश्चन इंग्लिश का देखने को मिलेगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से यानी CBSE बोर्ड से पढ़े हुए हैं, इंग्लिश मीडियम से तैयारी किए हुए हैं, तो इंग्लिश में आप 25 में से बिना तैयारी का भी लगभग 20 क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो इंग्लिश में आप 25 में से 25 बना लीजिएगा। रीजनिंग और इंग्लिश आसान ही रहता है, मैथ में आपको अरिथमेटिक में कुछ क्वेश्चन हार्ड देखने को मिलेगा। GK यहाँ पर अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, दिनों दिन GK का लेवल बढ़ता ही जा रहा है और इंग्लिश बहुत ही नॉर्मल पूछा जाता है। तो यहाँ पर समय 90 मिनट हो गया। और जो स्क्रैब कैंडिडेट होता है जिसको दिखने में प्रॉब्लम है उसके लिए यहाँ पर अधिक समय 120 मिनट का दिया जाता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और इसमें यहाँ पर जो है जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और GK का क्वेश्चन हिंदी में भी दिया हुआ रहेगा, बाकी इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश में ही दिया हुआ रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है यानी 0.25 मार्क्स हो गया। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन का मार्क्स कट हो जाएगा, 0.25 निगेटिव मार्किंग है। और एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 1 मार्क्स मिल रहा है और अगर गलत हो जाता है तो यहाँ पर 0.25 मार्क्स की कटौती की जाएगी, यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन का मार्क्स कट हो जाएगा। तो इसलिए आपको अधिक क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है, जिसका आंसर पता है वही क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा, निगेटिव मार्किंग भी है। अब यहाँ पर जो है एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में लिया जा रहा है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा और एग्ज़ाम के बाद यहाँ पर आंसर की जारी किया जाएगा। अगर किसी प्रकार का त्रुटि है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इसके लिए आपको 100 रुपये पेमेंट देना पड़ेगा।
अब पेपर सेकंड डिस्क्रिप्टिव के बारे में देख लीजिए। इस बार बदलाव कर दिया गया। पहले क्या होता था कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम 50 अंक का होता था, जिसमें से आप अपने पसंद के अनुसार या तो ऐसे लिख सकते हैं या लेटर लिख सकते हैं। एक ही क्वेश्चन आपको जवाब देना था कॉपी में, लेकिन इस बार क्या किया गया कि 2 क्वेश्चन का आपको जवाब देना पड़ेगा। 25 + 25 है, यानी एक ऐसे भी लिखना पड़ेगा और लेटर भी लिखना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन अच्छा खासा दिया हुआ रहता है। टोटल 6 क्वेश्चन रहता है, 6 में से कोई एक क्वेश्चन लिखना रहता है। तो यहाँ पर ऐसे निबंध हो गया और लेटर एप्लीकेशन यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ पर ये भी डाउट होगा क्या इसे इंग्लिश में ही लिख सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर टोटल 23 भाषा में से किसी एक भाषा में आप लिख सकते हैं। आप अपने क्षेत्रीय भाषा में भी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जिस भी भाषा का वर्णन है किसी एक भाषा में आप लिख सकते हैं। टोटल 22 हो गया भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में, प्लस एक इंग्लिश हो गया। 23 में से किसी एक भाषा में लिख सकते हैं। इसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। पहले 30 मिनट दिया जाता था, एक ही क्वेश्चन लिखना रहता था। इस बार 2 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको 15 मिनट और अधिक 45 मिनट का समय दिया जा रहा है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के बारे में। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जो होता है पेन एंड पेपर मोड में होता है। इसके लिए आपको कॉपी दिया जाएगा और जिस तरह से आप बोर्ड एग्जाम 10वीं 12वीं का देते हैं सेम उसी अकॉर्डिंग होगा। कॉपी पर आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर दिया हुआ लैंग्वेज के बारे में, तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हो गया, +1 एक इंग्लिश। तो यहाँ पर किसी एक भाषा में आप लिख सकते हैं। और ये जो है सिर्फ क्वालिफाई है, इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता। इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब आगे चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए। जो क्वेश्चन पेपर रहेगा डिस्क्रिप्टिव का, इस पर आपको नाम, रोल नंबर, ये सब बेसिक डिटेल्स नहीं लिखना है। इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ, नहीं तो UFM अनफेयर मीन्स कर दिया जाएगा, यानी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका कॉपी चेक नहीं किया जाएगा। और आपको जो कॉपी रहेगा उस पर रोल नंबर सही तरीके से फिलअप करना है। और इसके बाद थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ये सब नहीं भूलना है। सिग्नेचर करना अगर आप भूल जाते हैं तो आपके कॉपी को चेक नहीं किया जाएगा, 0 मार्क्स दिया जाता है। तो बिल्कुल भी आपको अंगूठा निशान नहीं भूलना है। साथ में रोल नंबर सही तरीके से लिखना है, सिग्नेचर भी करना नहीं भूलना। और जैसे लेटर ही लिखते हैं तो लेटर में अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब आपको रोल नंबर नहीं फिलअप करना। अंदर अगर आप फिलअप कर देते हैं तो UFM लगा दिया जाएगा, यानी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है सिलेबस के बारे में। तो पेपर फर्स्ट के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज का दिया हुआ टॉपिक, तो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक ग्रामर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ में वोकैबुलरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग का सभी टॉपिक का नाम है, टॉपिक देख लीजिए। और रीजनिंग का आपको क्या करना है, खास करके प्रीवियस ईयर का SSC का जो भी परीक्षा लिया गया, सभी परीक्षा के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद मैथ का देखिएगा। तो मैथ में यहाँ पर एडवांस मैथ यानी त्रिकोणमिति, ज्यामिति नहीं है। और बाकी जो भी टॉपिक है इसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिखाएंगे, कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। और SSC MTS संबंधित आप लोगों को बहुत सारा वीडियो मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर GK का है। तो GK में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करना है। इसमें करेंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा साइंस से। और GK सेक्शन में 4 सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। प्रीवियस ईयर का अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करना है, उसी से आपका लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। साथ में आप लुसेंट GK का भी बुक पढ़ सकते हैं GK के लिए। और करेंट अफेयर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। 6 से 7 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछा जाएगा। अब पेपर सेकंड के बारे में है, इसी के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर फिजिकल टेस्ट के बारे में समझ लीजिए। ये जो फिजिकल टेस्ट है सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए है। MTS पोस्ट के लिए कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं लिया जाएगा। MTS पोस्ट में सिर्फ आप एग्जाम दीजिए, पेपर फर्स्ट का, पेपर सेकंड दीजिए। पेपर फर्स्ट में मार्क्स के अनुसार आपका मेरिट बनेगा। हवलदार पोस्ट में एक फिजिकल टेस्ट भी जोड़ दिया गया है, इसमें भी मेरिट आपका पेपर फर्स्ट में मार्क्स के आधार पर ही बनेगा। लेकिन फिजिकल बहुत ही आसान है, इसमें दौड़, गोला फेंक ये सब नहीं रखा गया। यहाँ पर वॉकिंग यानी पैदल चलना है 16 मीटर इन 15 मिनट। तो एक आदमी एवरेज जो है यहाँ पर देखिएगा तो बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है, आसानी से आप पैदल चल सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ खास प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं। एक एवरेज आदमी 1 किलोमीटर चलने में जो लगभग समय लगाता है 10 मिनट का, ये हो गया पुरुष के लिए। और यहाँ पर देखिएगा लगभग 1.5 किलोमीटर यानी 16 मीटर और 15 मिनट का समय दिया जा रहा है, यानी आप आसानी से चल लीजिएगा। यहीं पर फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर 20 मिनट में आपको पैदल चलना। आप देख सकते हैं कितना अधिक समय दिया गया है। आप यहाँ पर 1 किलोमीटर जो है 12 से 13 मिनट में कंप्लीट कर लीजिएगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। आपके लिए यहाँ पर समय एक्स्ट्रा ही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा साइकिलिंग के बारे में, यानी साइकिल चलाना है तो 8 किलोमीटर 30 मिनट में, आधा घंटा में।
तो एक एवरेज की बात करें तो एक आदमी जो है यहाँ पर साइकिल में क्या है कि 1 घंटा में यानी 60 मिनट में लगभग 20 किलोमीटर साइकिल चला, तो ये एवरेज हो गया। किसी पर्सन के लिए हो सकता है कि अधिक हो और किसी के लिए कम भी हो सकता है। तो साइकिलिंग में यहाँ पर आधा घंटा में आपको 8 किलोमीटर साइकिल चलाना है। बिल्कुल आप आसानी से साइकिल चला लीजिएगा। यहीं पर फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 किलोमीटर ही मात्र साइकिल चलाना है 25 मिनट में। तो यहाँ पर बिल्कुल समय पर्याप्त है, आप फिजिकल आसानी से पास कर लीजिएगा। वॉकिंग पैदल भी आसानी से चल लीजिएगा और साइकिल भी आप आसानी से चला लीजिएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है फीमेल कैंडिडेट के लिए कि यहाँ पर प्रेगनेंसी से संबंधित अगर 12 वीक से अधिक प्रेगनेंसी पाया जाता है तो उस कंडीशन में आपको टेम्प्रोरी अनफिट किया जाएगा, फिर बाद में यहाँ पर आपका फिजिकल लिया जाएगा। तो इसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो हाइट भी बहुत ही कम रखा गया है। हाइट जो है 157.5 सेंटीमीटर रखा गया है। और अगर आप गोरखा ये सब है और शेड्यूल ट्राइब है तो 5 सेंटीमीटर इसमें भी आपको छूट मिल जाएगा। इसके बाद पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आप अगर यहाँ पर फेल भी होइएगा तो सिर्फ एक ही कंडीशन में, यहाँ पर चेस्ट में। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस का आप 5 सेंटीमीटर नहीं फुला पाइएगा। यहाँ पर देखिएगा तो 76 सेंटीमीटर आपका सीना का यहाँ पर चेस्ट का लंबाई होना चाहिए। और इसके बाद फूलना जो चाहिए 5 सेंटीमीटर यानी 81 तक फूल करके होना चाहिए कम से कम। इसी के बारे में अब फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर इसके जगह पर वेट का कंडीशन रख दिया गया है। हाइट जो है इससे भी कम 152 सेंटीमीटर है और वेट का कंडीशन है 48 केजी, कम से कम आपका वेट 48 केजी होना चाहिए। तो यहाँ से समझ में आ गया पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हाइट है 157.5 सेंटीमीटर और चेस्ट सीना जो फुलाना है 5 सेंटीमीटर। वहीं पर महिला अभ्यर्थियों के लिए चेस्ट ये सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, महिला के लिए नहीं है। और महिला के लिए जो हाइट है यहाँ पर 152 सेंटीमीटर है और वेट का कंडीशन 48 केजी रखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो पुरुष अभ्यर्थी अगर आप है तो यहाँ पर सीना फुलाने का आपको प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे आप फिजिकल में फेल नहीं होइएगा। फेल होइएगा तो सिर्फ यहाँ पर, और कोई यहाँ पर दिक्कत आपको नहीं होगा। अब इसी के बारे में दिया हुआ यहाँ से आपको ये समझ में आ गया। अब आपको एडमिशन टू द एग्जामिनेशन इसका निर्देश आप देख लीजिए, और भी चीज़ें आगे दिया हो इसके बारे में भी देख लीजिए। आप सही तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, ईमेल आईडी ये सब आपको लिख करके रख लेना है, जिससे भविष्य में आपको ज़रूरत पड़े एडमिट कार्ड ही डाउनलोड करना हो तो आप आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड यहाँ पर जो दिया जाएगा 3 से 7 दिन पहले यहाँ पर एसएससी की रीजनल वेबसाइट पर, जिस भी वेबसाइट आप शुरू में आप लोगों को बताए थे, जैसे आप सेंट्रल रीजन में एग्ज़ाम सेंटर चूज करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड उसी रीजन में दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड के साथ आपके पास कोई एक आईडी प्रूफ भी होना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको एग्जाम हॉल में लेकर जाना है। इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तो आपके पास 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, साथ में मैट्रिक का, इंटर का, ये सब ओरिजिनल डिग्री, और साथ में आपको मार्कशीट भी लेकर जाना है। साथ में कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है। ये सब चीज़ें आपको लेकर जाना। अगर आप पहले से जॉब में है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना। अब यहाँ पर पोस्ट प्रीफरेंस के बारे में देख लीजिए। इस बार क्या हुआ है कि बहुत अधिक पोस्ट प्रीफरेंस है, टोटल 72 पोस्ट प्रीफरेंस है। पहले क्या होता था कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का रहता था, लगभग 35 से 36 रहता था। इस बार हवलदार का पोस्ट जुटने के कारण से ठीक डबल हो गया है, तो 72 टोटल पोस्ट प्रीफरेंस है। तो सही तरीके से आपको पोस्ट प्रीफरेंस फिलअप करना है। अगर आप पोस्ट प्रीफरेंस नहीं फिलअप करते, 2-3 ही देते हैं तो 2-3 पर ही विचार किया जाएगा। अगर आपका अधिक मार्क्स भी आता है फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर पोस्ट प्रीफरेंस के बारे में दिया गया, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। पोस्ट प्रीफरेंस यहाँ पर एमटीएस का पोस्ट अगर आप अपने पसंद के अनुसार पहले रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं। अगर आप हवलदार का शुरू में रखना चाहते हैं, आप अपने पसंद के अनुसार यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आप बिहार से हैं तो ये नहीं है कि आप बिहार ही सिलेक्ट कर सकते हैं, आप साउथ के भी स्टेट जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब भी जहाँ आपको मन करे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप पहले नंबर पर बिहार, उत्तर प्रदेश भी दे सकते हैं। अगर बिहार, उत्तर प्रदेश का कट ऑफ अधिक जाता है और आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो दक्षिण भारत, साउथ स्टेट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए आप सभी स्टेट को फिलअप कर दीजिएगा। इसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। अगर आप 2-3 स्टेट को ही फिलअप करते हैं तो अगर आपका अधिक मार्क्स भी आता है फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में देख लीजिए। तो पेपर फर्स्ट में आपको कम से कम 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आप OBC WS आते हैं तो 25%, लेकिन इतना पर आपका सिलेक्शन होगा नहीं, कंपटीशन बहुत अधिक हो गया, इसलिए लगभग 75% पर आपका सिलेक्शन होगा। पेपर सेकेंड डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, ये सिर्फ क्वालिफाई है, इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हवलदार पोस्ट के लिए फिजिकल भी होगा। फिजिकल के बारे में आप देख लिए कैसे क्या फिजिकल होगा। और यहाँ पर कट ऑफ जो जाएगा, 2 तरह का वैकेंसी रहता है, 18 से 25 एज ग्रुप, 18 से 27 एज ग्रुप। और यहाँ पर पेपर फर्स्ट में नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर। और फिजिकल टेस्ट में तो वैकेंसी का 6 गुना
1:6 रेशियो में फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और एमटीएस पोस्ट में कितना रिजल्ट दिया जाता है, तो लगभग 10 गुना रिजल्ट दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर पेपर सेकंड डिस्क्रिप्टिव के लिए देखिएगा तो 40% का कंडीशन है। अगर आप जनरल से आते हैं तो 20 मार्क्स, अगर आप ओबीसी SC ST से आते हैं तो 17.5 मार्क्स 50 में से चाहिए। इसके बाद यहाँ पर और चीज़ें देख लीजिए जो आपके लिए ज़रूरी है। कट ऑफ के बारे में आपको समझ में आ ही गया कि 2 एज ग्रुप का कट ऑफ रहेगा, एक 1827, एक 1825। 18 से 25 में अधिक सीट रहता है, इसका कट ऑफ कम देखने को मिलता है। और 18 से 27 एज ग्रुप में वैकेंसी कम रहता है, इसलिए इसका कट ऑफ हाई चला जाता है। हाई नहीं जाता है, बस 1-2 नंबर का अंतर रहता है। इसके बाद देखिएगा अगर 2 कैंडिडेट का मार्क्स समान आता है तो उस कंडीशन में पेपर सेकेंड का मार्क्स देखा जाएगा, फिर पार्ट 4 का ऑनलाइन एग्जाम, पेपर फर्स्ट का, फिर डेट ऑफ बर्थ जिसका अधिक रहता है उसको पहले प्राथमिकता दी जाती है। और इसके बाद ये भी सेम हो गया, तो अल्फ़ाबेटिक नाम का सीरियल नंबर से यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। ये सिर्फ है 2 कैंडिडेट का मार्क्स बराबर आने की कंडीशन में। अब यहाँ पर मेल प्रैक्टिस के बारे में है। ये चीटिंग के कंडीशन में अगर आप एग्जाम में चीटिंग करते हैं तो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 7 साल के अन्य कारणों से यहाँ पर SSC के एग्ज़ाम से आपको रोक लगाया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर फैसला होती है तो SSC के द्वारा ली जाएगी, SSC का डिसीजन फाइनल रहेगा, इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें देखिएगा तो SSC की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म भरते इसमें आपको नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी बिल्कुल सही तरीके से फिलअप करना है। फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन का फ़ी 100 रुपये रखा गया है, ये आपको पेमेंट करना ऑनलाइन या फिर आप बैंक चालान के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप सही तरीके का फ़ोटो अपलोड नहीं करते हैं या फिर सिग्नेचर क्लियर नहीं रहता है तो आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल अपना देना है, वैलिड देना है। फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा। और आइडेंटिटी कार्ड जो रहेगा जैसे आधार कार्ड है उसमें डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उस कंडीशन में आपको आधार कार्ड के साथ साथ 10th का मूल प्रमाण पत्र भी लेकर जाना पड़ेगा, इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और भी चीज़ें यहाँ पर देखिएगा तो फ़ोटो बिल्कुल सही साइज़ में यहाँ पर 20 से 50 KB के बीच में और क्लियर फोटोग्राफ होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लीजिए जैसे फोटोग्राफ से संबंधित यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है। फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसी के बारे में यहाँ पर है। फोटोग्राफ से संबंधित यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए कैसे क्या क्लियर कैटेगरी में। यहाँ पर देखिएगा पोस्ट प्रेफरेंस से संबंधित है, तो इसी तरीके से आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करना है। टोटल 72 यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस है। अगर आप कोई भूल भी जाते हैं लास्ट में यहाँ पर देखिएगा 72 नंबर में ऑल इंडिया MTS है, इसको जरूर आप फिलअप कर दीजिएगा। इससे होगा क्या कि अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस 5 से 10 ही देते हैं तो SSC के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑल इंडिया MTS में आपको कंसिडर कर लिया जाएगा। तो 72 पोस्ट प्रेफरेंस सबसे लास्ट में आप जरूर ये दे ही दीजिएगा, इसको बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। इसी तरह से आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर पोस्ट कोड आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा तो इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे 71 कैंडिडेट की ओर से दिया गया, ये क्रॉस क्या है, तो कैंडिडेट की ओर से आगे यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरा गया, लेकिन आप थोड़ा सा समय ही लगेगा। और लेकिन सभी पोस्ट प्रेफरेंस 72 जरूर भर दीजिएगा। अगर मार्क्स कम आता है तो उस कंडीशन में आपको किसी न किसी स्टेट में सिलेक्शन हो ही जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा फ़ोटो के बारे में, तो यहाँ पर इस फोटो को एक्सेप्ट किया गया। इस फोटो को इसलिए एक्सेप्ट किया गया कि इसमें देखिएगा फेस भी दिख रहा है और साथ में यहाँ पर बॉडी का भी यहाँ पर पार्ट दिख रहा है, ये भी हो गया। और यहाँ पर देखिए इसको रिजेक्ट इसलिए किया गया, इस फोटो को देखिएगा तो इसमें सिर्फ फेस ही दिख रहा है और बाकी यहाँ पर जो बॉडी का पार्ट होता है, कंधा, ये सब नहीं दिख रहा है। इसमें क्या किया गया, कैप लगाया गया है। चश्मा कैप का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें आप देखिएगा तो बैकग्राउंड और फोटो का क्लियर क्वालिटी नहीं है। इसमें क्या किया गया है कि फ़ोटो ब्लड कर दिया गया, इसमें चेहरा पता ही नहीं चलता है और इसमें बहुत ज़्यादा वाइट कर दिया गया, इस कारण से यहाँ पर ब्राइटनेस के कारण से चेहरा दिख नहीं रहा है। तो इसी तरीके से आपको क्लियर कैटेगरी में फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो जो है यहाँ पर सेल्फी या फिर अन्य चीज़ों से आपको अपलोड नहीं करना है, स्टूडियो में जाकर खिंचा करके सही तरीके से फ़ोटो अपलोड कीजिएगा। फ़ोटो के कारण से SSC की ओर से बहुत ज़्यादा आवेदन को रिजेक्ट किया जाता है इस तरह से। और देखिएगा जैसे उल्टा फ़ोटो अपलोड कर दिया गया, यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चलता है, चश्मा लगाया है, इस तरह का। जैसे यहाँ पर देखिएगा तो बहुत ज़्यादा दूर फोटो है, फोटो जो होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक पूरे क्लियर इस तरह के फॉर्मेट में होना चाहिए। अब यहाँ पर सेल्फी का प्रयोग किया गया, इन सभी कारणों से रिजेक्ट किया गया है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि इस बार SSC MTS की भर्ती में क्या कुछ बदलाव किया गया। 2 तरह का पोस्ट जोड़ा गया है और कैसे क्या इसमें सिलेक्शन होगा, चयन का प्रक्रिया। सैलरी की बात करें तो SSC MTS पोस्ट के लिए जो सैलरी है लगभग 32,000 है। अब DA
महंगाई भत्ता भी बढ़ गया है। 31 से 32 हज़ार जब आप शुरू में ज्वाइन कीजिएगा तो 31 से 32 हज़ार आपको सैलरी मिलेगा। और ये शहर के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है। जैसे दिल्ली में, तो दिल्ली में हाउस रेंट अधिक होता है, इस कारण से अधिक सैलरी मिलेगा। अगर आप पटना या फिर उत्तर प्रदेश का कोई शहर चूज करते हैं तो वहाँ पर आपको 3 से 4 हज़ार सैलरी कम देखने को मिलेगा। डीए अब जो है पहले 17% ही था, अब इसे बढ़ा करके 32% कर दिया गया। आने वाले समय में इसे और बढ़ाया जाएगा, इस कारण से आपका सैलरी भी अधिक होगा। तो यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ गया। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आप लोगों को एक और वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे जॉब प्रोफाइल का, इसमें कौन सा पोस्ट बेस्ट है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में जो हवलदार का पोस्ट है इसका क्या काम होता है, एमटीएस का क्या काम होता है,